सो बेसिकली पॉइंट ये है कि ऐसे कई इंडस्ट्रीज़ है जो बहुत ज़्यादा पावर हंगरी है, ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बंद होने वाली है। और ये बंद होके जाएंगी कहाँ पे? शायद उन कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ पर पावर क्राइसिस ना हो, पावर एफिशिएंट हो, लेबर कॉस्ट एफिशिएंट हो, इत्यादि इत्यादि। और कहीं ना कहीं इंडिया इस मामले में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। हेलो दोस्तों, कुछ दिनों से एक कॉन्सेप्ट पे स्टडी कर रहा हूँ, कई आर्टिकल्स पढ़े और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, समथिंग विच हैज़ इमर्ज्ड इन दिनों, वो है यूरोप प्लस वन। चाइना प्लस वन के बारे में आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। चाइना प्लस वन कॉन्सेप्ट ये है कि चाइना के अंदर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट चाहती थी कि बंद हो जाए, जैसे केमिकल सेक्टर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती थी। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि वहाँ पे सप्लाई कम हो गया, इंडियन कंपनी जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि वो दुनिया भर में एक अपना बड़ा नाम कर पाए। तो चाइना प्लस वन, उसके और भी बहुत एग्जांपल्स है, बट उसमें नहीं जाता हूँ। आप एक्चुअली स्टॉकेज के अंदर में चाइना प्लस वन के थीम में स्टॉक्स देख सकते हैं, जो जो स्टॉक चाइना प्लस वन के एडवांटेज में थे। अभी एक नया थीम चला मार्केट में, वो है यूरोप प्लस वन। सिमिलर थीम है, बट जो फैक्टर्स है जो यूरोपियन नेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। चाइना प्लस वन के फैक्टर्स थे लार्जली पोल्यूशन, और वहाँ का गवर्नमेंट का इंटेंट कि अब इन्वायरमेंट को हमको क्लीन करना चाहिए, बिकॉज चाइना वॉज वन ऑफ द हाईएस्ट पोल्यूटिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यूरोप के अंदर में एक अलग तरह का प्रॉब्लम आया है। यूरोप में जो प्रॉब्लम आया है वो एक्चुअली क्रिएटेड है थ्रू दी वॉर। ये जो रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, उसके कारण एक एनर्जी क्राइसिस यूरोप के अंदर में इमर्ज हुई है। अब वैसे तो ये नॉर्मल से एनर्जी क्राइसिस समझ में आती है कि भाई वहाँ पर चीज़ों के दाम बढ़ गए, एक तो इन्फ्लेशन दुनिया भर में बढ़ गया, वहाँ तो ज़्यादा बढ़ गया, प्लस यूरोप क्योंकि रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो को यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली ठंड के मौसम में, जब वहाँ पर बहुत कोल्ड हो जाती है तो नेचुरल गैस से घरों को हीट किया जाता है। उसके अलावा नेचुरल गैस का बहुत सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। अब जैसे जैसे ठंड नज़दीक आ रही है, वहाँ पे डिमांड ऑफ नेचुरल गैस विल गो अप, और क्योंकि सप्लाई डिस्ट्रप्शन अभी भी कंटिन्यूड है रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण, नेचुरल गैस हैज़ बिकम अ वेरी वेरी स्केर्स कमोडिटी। अब गवर्नमेंट के पास में दो ही ऑप्शन है वहाँ पे, या तो वो वॉर ख़त्म करने का प्लीड करे, जो कि वो करेंगे नहीं बिकॉज वो फॉलो कर रहे हैं अमेरिका को, और अमेरिका तो आपको पता है ना, उनका एक अलग ईगो है, वो तो रशिया को किसी भी हालत में दबा के रखना चाहते हैं। तो यूरोप के लिए एक अजीब सी प्रॉब्लम हो गई है कि क्या वो अमेरिका का साथ छोड़ दे या रशिया से किसी तरीके का वो सद्बंधन कर दे, लेकिन दोनों में पॉसिबिलिटीज़ कम नज़र आ रही है। तो क्राइसिस क्या है? क्राइसिस है यूरोप प्लस वन। कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, जैसे फोर्जिंग्स, कास्टिंग्स, केमिकल्स, ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है। अब क्योंकि यूरोप के पास में पावर शॉर्टेज है, शॉर्टेज क्यों आया? क्योंकि नेचुरल गैस का शॉर्टेज हो गया। अब ये शॉर्टेज तो रहेगा ही, एटलीस्ट आने वाले कई महीनों में शॉर्टेज रहने वाला है, बिकॉज वॉर ख़त्म होने के कहीं भी आसार नज़र नहीं आ रहे, और यूरोप के अंदर में ठंड आने वाली है। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी, मोस्ट ऑफ द गैस विल बी यूज्ड टू हीट होम्स, बिकॉज जो सिटीजन है वहाँ के, वो सबसे पहले अपने घर को गर्म करना चाहेंगे रादर देन अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाना चाहेंगे। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि ऐसे कई इंडस्ट्रीज़ है जो बहुत ज़्यादा पावर हंगरी है, ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे बंद होने वाली है। और ये बंद होके जाएंगी कहाँ पे? शायद उन कंट्रीज़ में जाएंगे जहाँ पर पावर क्राइसिस ना हो, पावर एफिशिएंट हो, लेबर कॉस्ट एफिशिएंट हो, इत्यादि इत्यादि। और कहीं ना कहीं इंडिया इस मामले में एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। तो जैसे चाइना प्लस वन का बेनिफिशियरी इंडिया हुआ था स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक केमिकल एक्सेट्रा, वैसे ही यूरोप प्लस वन के कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेनिफिशियरी होने वाले हैं, और हमको एज एन इन्वेस्टर उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो यूरोप प्लस वन के थॉट प्रोसेस में सेट बैठते हैं। मैंने कुछ स्टडी किया, मैंने एक्चुअली में कुछ कंपनीज के कॉन कॉल को सुना, मैंने मतलब मेरी टीम और मैंने मिलके, और कॉन कॉल सुन के मुझे समझ में आया कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। स्पेसिफिकली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कंपनीज़ है जिनका इंडिया के अंदर में कोई ना कोई लिस्टेड सब्सिडरी है, उनका कॉन कॉल को सुनेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि वो इंडिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो एक कंपनी है
जो कि यूरोप के अंदर में जर्मन बेस्ड कंपनी है, उसका नाम है BASF। ये दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और दे आर बेस्ड आउट ऑफ जर्मनी। उनका हेड ऑफिस जर्मनी में है, बट ये ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका बहुत बड़ा राज्य है। अभी आज की रेट में इंडस्ट्री को पावर सप्लाई कम किया जा रहा है जर्मनी में, या जो भी मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज है यूरोप के अंदर में, जैसे ऑलमोस्ट 22% डाउन है इंडस्ट्रियल पावर का सप्लाई टू इंडस्ट्रीज बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब पावर ही नहीं इंडस्ट्रीज के पास में। तो ये BASF वगैरह जो है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे दुनिया भर में, ये सब कुछ बनाते हैं लिटरली। ये बिल्डिंग इंसुलेशन से लेके पेन किलर से लेके नापी से लेके सब कुछ इनके प्रोडक्ट्स की उपज है। तो अगर ये कंपनीज के अंदर में कुछ भी सप्लाई प्रॉब्लम हुआ, माल नहीं बना पा रहे, तो ये दुनिया भर के अंदर में एक सप्लाई डिसरप्शन आ सकता है। तो जैसे एक BASF का मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, कुछ इनके बारे में पढ़ रहा था, तो दे आर सेइंग कि आज की रेट में जो कॉस्ट हो गया पावर कॉस्ट, इट इज ऑलमोस्ट 4 times 5 times ऑफ द कॉस्ट इट यूज्ड टू बी देयर बिफोर द रशिया यूक्रेन वॉर। तो व्हाट दे आर सजेस्टिंग कि उनकी जो इंडियन कंपनी है, बहुत सारा एक्सपोर्ट अब इंडियन कंपनी से इमर्ज होगा। पर्टिकुलरली लास्ट 2-3 साल के अंदर में इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब इमर्ज हुआ है, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग गुड्स में है, चाहे कास्टिंग में है, चाहे फॉर्जिंग के अंदर में, चाहे केमिकल के अंदर में। तो इंडिया का एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है। खाली इंडिया पहले मैन पावर में माना जाता था, IT इसलिए बहुत बड़ा था, लेकिन अभी के जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज है, अभी जो नीड इमर्ज हो गया दुनिया भर के अंदर में कि चाइना से हेज करना है लोगों को, यूरोप पे मैन्युफैक्चरिंग रख नहीं सकते हैं, तो अल्टीमेटली देयर आर कंट्रीज लाइक वियतनाम, कंट्रीज लाइक ताइवान, जहां पर जाना चाहेंगी, बट हर कंट्री का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इंडिया के अंदर में स्पेसिफिकली हमारा जो अभी का एक गवर्नमेंट का अप्रोच आया, एटीट्यूड आया वर्क के प्रति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति, एटलीस्ट बुक्स के अंदर में तो वो दिखता है। और बाहर वालों को तो ये पता है कि अगर गवर्नमेंट का इंटेंट है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ होगा। तो बहुत सारी इस तरह की कंपनीज, इंडिया बेस्ड कंपनी, चाहे वो केमिकल है, चाहे फॉर्जिंग है, चाहे कास्टिंग है, ये सारी कंपनीज अब बड़े रूप में इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करने वाली है। दूसरा कौन कौन मैंने सुना, शेफलर का। शेफलर अगेन यूरोपियन कंपनी, जो इंडिया के अंदर में भी इसकी लिस्टेड कंपनी है। इनका केपेक्स का एकदम क्लियर रोड मैप आ गया है, इनको दिख रहा सामने इंडिया के अंदर में अब आने वाला 2-3 साल के अंदर में ये हजारों करोड़ का केपेक्स करने वाली है। और जो एक एडवांटेज इंडिया को पहले नहीं था, क्योंकि इंडिया इतना नोन नहीं था मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्योंकि यूरोप में प्रॉब्लम आ गया है, तो इंडिया के अंदर में उस डिसएडवांटेज को अब एडवांटेज कंसिडर किया जा रहा है। और धीरे धीरे आने वाले 10 साल के अंदर में इनका भी एस्टिमेट है कि इंडिया से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अब उनके मल्टीपल ज्योग्राफीज में होने वाला है। देखिए ये सब कंपनीज जो है ना, ये ग्लोबल कंपनीज है। इनका पेरेंट हो सकता है यूरोप में हो, लेकिन इनके ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अब हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ऑल्टरनेटिव के रूप में इंडियन सब्सिडरीज अगर मैन्युफैक्चर कर पा रही है और एक्सपोर्ट कर पा रही है, तो इनके लिए ओवरऑल वैल्यू चेन के अंदर में बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता है। तो दिस इज द सेकेंड कंपनी विच आई ऑब्जर्व, विच आई हर्ड दैट बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया के पास में आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस यूरोप +1 इशू। जो कंपनीज, जो सेक्टर्स जो जिस पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो इमर्ज हो रहा है, वो है कास्टिंग एंड फॉर्जिंग। इनफैक्ट मैं भारत फोर्ज का आई ऑब्जर्व कि कितना बड़ा स्कोप है इस कंपनी के पास में, क्योंकि फॉर्जिंग बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। और भारत फोर्ज क्योंकि एक अच्छा खासा बेस है इंडिया के अंदर में, एंड दे हैव एक्सपेंडेड टू अदर रीजन्स ऑल्सो, बट धीरे धीरे वो लोग भी इंडिया के अंदर में अपना मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ा रहे हैं, ताकि वो ग्लोबल, ऑलरेडी वो ग्लोबल मल्टीनेशनल है, बट ग्लोबल स्पेस के अंदर में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम कर पाएंगे। तो आई थिंक अगर हमको इस स्टोरी में प्ले करना है, मैं कुछ होमवर्क कर रहा हूँ और फर्दर आपको स्टॉक्स के नाम भी बताऊंगा बाद में, लेकिन एक डिस्क्लेमर होगा कि शायद इन सब स्टॉक्स में मैंने भी पोजीशन बिल्ड कर रखी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी बताऊंगा। बट अभी आपको ब्रॉडर थीम बताने का इंटेंशन है कि आप कास्टिंग, फोर्जिंग, ये सब सेक्टर, स्पेशली ऑटो एंसिलरी सेक्टर्स को देखिए, बिकॉज अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर तो ग्रो करेगा ही, चाहे वो ईवी में ग्रो करे, चाहे नॉन ईवी में ग्रो करे। और ऑटो एंसिलरी कंपनी जो इस्टेब्लिश है,
जो ऑलरेडी सप्लाई कर रही है, एक बार सप्लाई चेन स्टैब्लिश हो जाती है ना, उसको डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल है। तो वो ऑटो एंसिलरी कंपनी जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स में जिनका वैल्यू एडिशन है ऑटोमोबाइल के अंदर में, वो डेफिनेटली बेनिफिशियरी होंगी। तो लोग बोलते हैं केमिकल भी बेनिफिशियरी होगा, बट केमिकल का एक प्रॉब्लम है कि अल्टीमेटली वो क्रूड ऑयल डेरिवेटिव है और क्रूड का दाम बढ़ता है तो सभी के लिए वो डिसएडवांटेज है, इसमें इंडिया का कोई एडवांटेज नहीं है। बट फ्रॉम अ पावर कंजम्पशन पर्सपेक्टिव, यस, केमिकल इंडस्ट्रीज डू कंज्यूम लॉट ऑफ पावर, but I think biggest beneficiary in this Europe Plus One episode is going to be forging and casting industry. उसके अलावा मैंने कुछ और कंपनीज के कॉन कॉल सुने, जैसे SKF हो गया, एक्रेसिल हो गया, MM फॉर्जिंग हो गया, बॉडल केमिकल हो गया, और सबने मोटा मोटी एक ही थीम पे बात की अपने कॉन कॉल में। एटलीस्ट एक पैराग्राफ, एक सेगमेंट ऑफ देयर कॉन कॉल वाज डेडिकेटेड टू दिस यूरोप प्लस वन थीम कि यस, आने वाला 2-3 साल के अंदर में ये स्टोरी, उनको एक्चुअली 6 महीने की नहीं लग रही, उनको लग रहा है 2-3 साल तक ये स्टोरी इंटैक्ट रहेगी एंड दे विल इमर्ज एज अ वेरी वेरी बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर। सो SKF का कॉन कॉल, एक्रेसिल का कॉन कॉल, MM फोर्जिंग का कॉन कॉल, बॉडल केमिकल का कॉन कॉल, सबके कॉन कॉल में एक सिंगल मत से ये बातें हुई कि यस, देयर इज अ बिग पोटेंशियल फॉर कंट्री लाइक इंडिया। अब यही तो पॉजिटिव बातें हो गई, अब थोड़ा नेगेटिव बात किया जाए क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी के पीछे कोई ना कोई थ्रेट भी है। तो सबसे बड़ा थ्रेट इस पूरे अपॉर्चुनिटी में है अमेरिका, सबसे बड़ा थ्रेट, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका देख रहा है ये सारा किया धरा ना घूम फिर के अमेरिका का होता है, ये यूरोप को उकसाना, उसको अपने तरफ रखना, और अमेरिका भी देख रहा है कि अल्टीमेटली यूरोप की जो फैक्ट्रीज है वो बंद हो जाएंगी, और अमेरिका चाहता है कि वो फैक्ट्रीज अमेरिका में आ जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका इज नॉट अ एनर्जी डेफिसिट नेशन, एंड यूरोप भी चाहता है ना कि अल्टीमेटली मैं उस कंट्री में जाऊँ जहाँ पे मुझे एनर्जी प्रॉब्लम बार बार फेस नहीं करनी पड़े, जहाँ मुझे रेडी मार्केट मिल जाए, और अमेरिका से अच्छा कोई मार्केट नहीं हो सकता है। तो US इज ऑल्सो वन ऑफ द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर टू इंडिया, और आपको तो पता है ना, US जब कुछ करता है तो एक अलग ही स्केल पे करता है। दूसरा एक डार्क हॉर्स है जो इंडिया का कॉम्पिटिटर बन सकता है, वो है मिडिल ईस्ट रीजन, क्योंकि एनर्जी तो उनके पास अबंडेंस में है। अगर वहाँ पर एक अप्रोच, एक माइंडसेट फैक्ट्री वाला आ जाए, एक एग्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में मिडिल ईस्ट रीजन डेवलप हो जाए, तो इंडिया के लिए वो कॉम्पिटिटिव हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एशिया रीजन के लिए एक यहाँ पर लीडर होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक चाइना था। चाइना प्लस वन इज स्टिल वर्किंग इन इंडिया, स्टिल उसका बेनिफिशियरी इंडिया है। अगर यूरोप प्लस वन और चाइना प्लस वन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, तो इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस, as an industrial engineering base, there is a very good chance that we can grow in this domain. तो मेरी राय आपकी ये रहेगी कि आप भी थोड़ा होमवर्क करना चालू कीजिए। स्टॉकेज में आप सेक्टर्स में जाके देखिए, फॉर्जिंग में क्या क्या कंपनीज है। मैंने आपको एक नाम बताया, MM फोर्जिंग है, भारत फोर्ज है, कास्टिंग में कौन कौन सी कंपनीज है, इन सब के बारे में आप स्टडी कीजिए और अपने एक जजमेंट बनाइए कि क्या आप इस थीम से कन्विंस्ड है, और क्या आपको दिखता है कि आने वाला 3-4 साल के अंदर में इस तरह के स्टोरीज में पैसा डाल के, पैसिव पैसा डाल के मैं पैसा बना सकता हूँ। या आप भी स्टडी कीजिए, मैं भी और स्टडी कर रहा हूँ, और आपको कोशिश करूँगा कि कम से कम 5-10 स्टॉक आइडियाज़, कॉन्क्रीट आइडियाज़ दूँ, ताकि आप उन स्टॉक आइडियाज़ के अराउंड में अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्लान भी कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस स्मॉल वीडियो फ्रॉम मी। कीप ट्रैक ऑफ दिस इवेंट, गूगल अलर्ट में डाल लीजिए यूरोप प्लस वन को, और पढ़िए। जितना आपने पढ़ेंगे उतना हम और बेटर इस सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, और प्रॉब्ली और बेटर तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। दिवाली आने वाला है, तो दिवाली में मिलते हैं, कुछ लाइव करेंगे उसमें, और आपको कुछ हॉरर ट्रेडिंग के लिए कुछ आपको इनपुट भी देंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।